जो निरंतर अभ्यास से जुड़े हैं वो निरंतर फ़ायदा उठाएंगे, और जो बीच में जुड़ते हैं उनको थोड़ा पीछे का जो एपिसोड है वो ज़रूर देख लेना चाहिए, जिससे कि उन्हें पता रहे कि किस तारतम्य में हम चल रहे थे। मैंने आपको अंतःपुष्टि क्रियाओं के बारे में बताते समय ये बताया था कि हम कपाल क्षेत्र को कैसे पुष्ट रख सकते हैं। हम अपनी स्मरण शक्ति को, बुद्धि शक्ति को और संतुलन को कैसे संतुलित बना करके रख सकते हैं, क्योंकि त्रयम् एकत्र संयमः, इन तीनों में अगर संयम हो जाए तब जा कर के हम कहेंगे हमारा होश ठिकाने है, हमारी बुद्धि ठीक काम कर रही है। इसके बाद एक हमारा दूसरा अंग है, क्योंकि मैं पूरे शरीर की अंतःपुष्टि क्रियाएं हैं, लेकिन आपके लिए उन क्रियाओं को ले रहा हूं कि जिनकी तत्काल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो है आपका थायराइड, आपके टॉन्सिल्स और विशुद्धि चक्र को जागृत करने वाली क्रिया। क्योंकि विशुद्ध आख्य चक्र जो है अगर जागृत रहता है तो फिर हमारा अनावश्यक रूप से मोटापा हो जाना, अनावश्यक रूप से कमज़ोर हो जाना, टॉन्सिल्स और थायराइड की कमज़ोरी की वजह से मतलब प्रोन टू डिसीज़, यानी हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं। तो उन चीज़ों से हमारी बचत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो गर्दन है ना, ये समझो मतलब बॉटल नेक है ये, कि इससे ही खोपड़ी का कंट्रोल पूरे शरीर के ऊपर रहता है। अगर हम इसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो स्थूल व्यायाम है ना, जो वो मैंने पहले आपको बताए पहले एपिसोड में, और इससे संबंधित जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो उनमें हम सीधा सा ले रहे हैं विशुद्ध चक्र शुद्धि, यानी जो विशुद्ध चक्र है हमारा 6 चक्रों में पूरे शरीर को बांटा गया है, उनमें एक चक्र है विशुद्ध, जो हमारे ऊपर और नीचे के हिस्सों का संबंध आपस में, तारतम्य आपस में बना करके रखता है, जिससे खोपड़ी के द्वारा जो कुछ पोषण शरीर को मिलना है और शरीर के द्वारा जो पोषण हमारी खोपड़ी को मिलना है, उनका तारतम्य आपस में बना रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत आसान सी चीज़ है। क्यों आसान है? क्योंकि पहले ही आपको चाबी दे दी गई कि हमें कंसंट्रेशन, और दूसरी चीज़ क्या बताई थी, ऑटो सजेशन, के एकाग्रता वहाँ जहाँ मैं आपको बताता हूँ जिस केंद्र पर, और ऑटो सजेशन यानी खुद को यह सलाह देनी कि अब मैं अपने विशुद्ध चक्र को जागृत करने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, सीधे ही खड़े होना है, और ये क्रियाएं खड़े होकर के ही होंगी। जो कपाल क्षेत्र की आपको बताई गई थी क्रियाएं पिछले एपिसोड में, तो वो भी खड़े होकर के होनी है। और जो विशुद्ध आख्य चक्र की, विशुद्ध चक्र की, या इसको विशुद्धि चक्र भी कुछ लोग बोल देते हैं, तो इसका भी जो अभ्यास है वो खड़े होकर के ही होगा। इसमें हमें सबसे पहला काम करना है कि हमारा जो ये कॉलर बोन है, इसकी और ठुड्डी की दूरी जो है वो 4 उंगल है सामान्यतया, तो इसको हमें 5 उंगल कर लेना है, यानी थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं हम इसको इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल क्लियर विजिबल हो। और ऐसा करके जो ध्यान का स्थान है वो है हमारा ये थ्रोट, ठीक है। इस जगह पर गर्दन पर ध्यान लगाएंगे। शरीर के बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ, हमने संतुलन बना के इसको खड़ा कर दिया है। अब उसी तरह से प्रेशर से सांस लेना है, यानी सांस तो नासिका से चलता है और पूरा ट्रैफिक कवर करते हुए श्वास नली से होते हुए पूरे लंग्स तक जाता है और पूरे शरीर के रक्त को शुद्ध कर देता है। फेफड़ों को तो शुद्ध करता ही है, इसके साथ साथ ये जो हमारे बीट हैं, लंग्स का एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से होने वाला जो डायफ्रामिक और नेवल मूवमेंट है, नाभि का मूवमेंट, वो हमारे स्नायुओं को, नर्व्स को बहुत ताकत देता है, नाड़ियों को, है ना। इसीलिए 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने का काम यहाँ से होता है। तो लेकिन ऐसा करने में जो रूट है, जैसे राष्ट्रपति जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, तो आपके शहर से होकर के निकल रहे हैं, तो आप उनको दिल्ली से यहाँ तक आते आते और जहाँ उनका आगे गंतव्य है, तो कहीं भी रास्ते में स्वागत कर सकते हैं।
तो इसी तरह से ये चीज़ मैंने आपका जो उज्जाई प्राणायाम है वहाँ भी आपको सिखाई थी, बताई थी, साझा किया था, और वो चीज़ यहाँ भी हमें अप्लाई करनी है कि इसमें जो ध्यान का है, यानी जहाँ पर हमें उस श्वास को अटेंड करना है, वो है हमारा ये स्थान जिसको हम विशुद्धाख्य चक्र का स्थान बोलते हैं। तो अब हम सांस लेते समय पूरा ध्यान यहाँ पर रखेंगे, और ठुड्डी मैंने बता ही दिया कि इसमें ठुड्डी में और कंठकूप में 5 उंगली का अंतर रहेगा। तो ऐसा करते समय जब मैं सांस लूँगा तो इतने प्रेशर के साथ लूँगा कि मेरा जो नेक है इसके ऊपर आपको उसका प्रभाव पता चलना चाहिए। और वो प्रभाव कैसे पता चलेगा कि जब मैं सांस लूँगा, यानी इनहेलेशन होगा, गहरा फोर्सफुल इनहेलेशन विद ऑटो सजेशन एंड कंसंट्रेशन, तो उस समय यहाँ पर आपको पूरी जो यहाँ के अंग हैं उनमें एक अजीब तरह का खिंचाव दिखाई देगा। उस खिंचाव को आप अपने ऊपर भी अनुभव करेंगे। तो आपका चाहे तो हाइपोथायराइडिज्म आपको है और चाहे हाइपर वाली स्थिति है, दोनों ही स्थितियों से आप उभरेंगे, यानी आपका थायराइड की समस्या खत्म हो जाएगी, आपको स्वर से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी, आपको स्वर भंग जो है वो नहीं होगा, वाणी में मधुरता आएगी, कफ कंजेशन ख़त्म होगा, बहुत सारे फ़ायदे। अब ये तो ऐसा लगेगा जैसे मैं बीमारियों का इलाज कर रहा हूँ। मैं बीमारी का इलाज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको इतना मजबूत बना रहा हूँ ताकि बीमारी आपके ऊपर हमला ही ना कर सके, उसकी हिम्मत ही ख़त्म हो जाए। तो इसलिए इस हिस्से को इतना साफ़ सुथरा रखो कि आपकी बीमारी को यहाँ रुकने का मौका नहीं मिले, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि सर्व रोगा मलाश्रया, सारे रोग जो हैं आपके मैल में पैदा होते हैं। जैसे ये जो कीटाणु हैं वो गंदगी में ही पैदा होते हैं सारे के सारे। आप घर को साफ़ सुथरा रखिए तो आप इस घर को भी साफ़ सुथरा रखिए। तो इसके लिए क्या करना है कि सीधे खड़े हो गए, जैसे मैंने बताया वैसे खड़े हो गए, और सांस लेना है और सांस छोड़ना है। बस सिर को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को आराम में जाने दीजिए, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जोर नहीं, श्वास भी सहज और शरीर भी सहज। तो इतना सा काम किया आपने और आप अपने विशुद्धाख्य चक्र को शुद्ध करने का रास्ता इसमें निकाल लेंगे। ऐसा करने से मैंने कहा कि मैं केवल वो अभ्यास आपको इसमें दे रहा हूँ जो आपके तत्काल काम के हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपके बाकी सारे सिस्टम्स को ठीक करते हैं। जब आप कपाल क्षेत्र वाले अभ्यास के लिए सांस लेते हैं ठीक से, जब आप विशुद्धाख्य चक्र के लिए जो तरीका बताया उस तरीके से सांस लेते हैं, तो आपको मुझे अलग से नाक और आँख के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो श्वास श्वसन है वो हमारे पूरे कपाल क्षेत्र को पुष्टि देगा, विशेष रूप से क्योंकि साइड इफ़ेक्ट उनका आपके अन्य हिस्सों के ऊपर पड़ेगा। आपको नज़ला जुकाम अपने आप ही रहना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके ट्रैक को इन सभी क्रियाओं में पूरी तरह प्यूरिफाई कर लिया, तो उसके अलग से देने के लिए अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। तो अब एक जो तीसरा आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका वक्ष, क्योंकि यहीं पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं केंद्रित होती हैं। यानी आपको उम्र के साथ फेफड़ों की समस्या हो जाती है या हार्ट की समस्या हो जाती है, और या फिर और थोड़ा नीचे जाएंगे तो पेट की समस्या भी हो सकती है। तो हम इनको अब लिए लेते हैं, एक ही स्ट्रेच में पूरा काम कर लेंगे। पहला है वक्ष क्षेत्र का, जिसमें मैं आपके लंग्स को 3 हिस्सों में बांट लेता हूँ। एक बॉटम पार्ट है, एक मिडिल पार्ट है और एक जो है अपर पार्ट है। 3 हिस्सों में बांट लीजिए इसको। लंबा गुब्बारा है, 2 गुब्बारे आपके पास में कुदरत ने दे रखे हैं, इनमें बहुत बढ़िया हवा भरिए तो आप ग्लोइंग बने रहेंगे। कुंभक करिए, बहुत ग्लोइंग बने रहेंगे, रक्त शुद्ध रहेगा। तो इसमें इसके साथ साथ
जो वक्ष की क्रिया हैं ये आपके हार्ट को हाथों हाथ साथ साथ फ़ायदा देंगी, क्योंकि ब्लड प्यूरिफिकेशन भी होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी जो है वो इवन ब्लड सर्कुलेशन आपका रहेगा। आपको हाई बीपी, लो बीपी, इन सब समस्याओं से बचना का फ़ायदा मिल जाएगा। पहले अभ्यास में हम करते हैं वो क्रिया जो वक्ष के निचले हिस्से को, यानी अपने हमारे लंग्स के निचले हिस्से को प्रभावित करती है। साधारण जो आप सांस लेते हैं उसमें आपके सांस यहाँ तक नहीं जाता। सच्ची बात तो ये है कि मध्य भाग तक भी नहीं जाता। आप केवल नाक से एक बालिश का यानी श्वास नली और थोड़ा सा फेफड़ा, इसको टच करके आप सांस लेते रहते हैं, सांस जाता आता रहता है। तो उससे आपको न तो प्राणायाम उसे कह सकते हैं और ना ही हम उसको श्वसन क्रिया कह सकते हैं। वो वॉलंटरी एक्शन है जो हो रहा है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, आपकी साधना कोई नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए हमें पूरे लंग्स को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। अगर नीचे वाला हिस्सा, ज़्यादातर लोग जो अस्थमैटिक हैं उनका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ज़्यादातर प्रदूषित हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पर प्रदूषण शुरू होते हैं। फिर वो धीरे धीरे ट्यूबरक्लोसिस का रूप भी ले सकता है। डराने का मकसद नहीं, लेकिन एहतियात हमेशा ज़रूरी है। तो इसमें हम नीचे वाले हिस्से को प्रभावित करने का तरीका क्या रखते हैं कि हाथों को सामने करके, यानी सामने थाइस पे रख के खड़े होंगे और सामने की तरफ से हाथों को बड़े मज़े के साथ ऐसे ऊंचा उठाएं, दोनों हाथों को, और बिल्कुल 180 डिग्री पर सीधा हो जाए। सांस पूरा भर लिया गया है और यहाँ पूरा सांस भर के अब शरीर तो यहीं रुका रहेगा, पीछे बिल्कुल नहीं झुकेंगे हम, केवल हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे। जितना हाथ पीछे की तरफ जाएगा उतना हमारे जो फेफड़े का निचला हिस्सा है वो पंजर से, हमारे रिब्स से टकराएगा, और उसको थोड़ी देर फील करना और फिर उसके बाद हाथों को वापस लाना। फिर से देखें ठीक प्रकार से कैसे करना है। हाथ यहाँ है, ऐसा केवल 5 बार करिए और फिर बदन को ढीला छोड़ दीजिए। यानी जब आप हाथ ऊपर ले गए थे, सांस पूरा भरा हुआ था, तो जितना आपका हाथ पीछे की तरफ खींचेगा, शरीर तो सीधा ही रहेगा, उतना आपके रिब्स में उसका लंग्स के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगा। फिर आपको रिलैक्स। फिर उसके बाद हम दूसरा स्टेप लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने हाथों को केवल 45 डिग्री पर ऐसे करना है। यानी ये तो 90 डिग्री हो जाता है, तो आपको केवल इतना 45 डिग्री। इससे आपके जो सीना है, यानी फेफड़े हैं, और है ना, सीने में आपका फेफड़ा भी है, आपका हृदय भी है, और आपका लिवर भी है, आपका ड्यूडेनम भी है। इन सब चीज़ों को इसका फ़ायदा मिलना है। पेनक्रियाज भी हैं, तो कोई डायबिटीज़ वगैरह नहीं रहने की अगर आप इन चीज़ों का अभ्यास करेंगे तो। ये स्थिति है। अब हथेलियों को ऐसे बाहर की तरफ कर दीजिए और फिर श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाना इसी तरह से। अभी तो हथेलियाँ इस तरह हैं कि जो अंदर का भाग है वो बाहर दिखाई दे रहा है और बाहर वाला भाग अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब पीछे जाएंगे तो ये हथेलियाँ एक दूसरे के करीब आ जाएंगी और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। आपने एक चीज़ देखी कि जब मेरा हाथ साइड में आ गया तो हाथ के साथ साथ मैंने सिर को भी पीछे लटका दिया। ये बात खास तौर से ध्यान रखनी है। सांस भरते जाना है, ये पोजीशन, फिर सांस भरते हुए जाइए, फिर सांस छोड़ते हुए सिर को भी वापस ले आइए और हथेलियों को भी वापस ले आइए, रिलैक्स करिए। जो सीने का मध्य भाग है, पहले में बॉटम पार्ट पर इसका प्रभाव था, अब हम मध्य भाग पे इसका प्रभाव लिया और फिर इसके बाद रिलैक्स। केवल 5 सांस बहुत हैं आपके लिए, आप देखेंगे कि जीने का मज़ा आ जाएगा। और फिर हम लेते हैं तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में जो हमारे फेफड़ों का ऊपरी भाग है ना, जहाँ पर अक्सर जो है ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, धसका रहने लगता है, और आपको उसके लिए फिर बहुत तरह तरह की आयुर्वेदिक औषधि हैं,
मॉडर्न सिस्टम की मेडिसिन वो लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं जो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं करते तो फिर हमें डॉक्टर के ऊपर तो डिपेंड रहना ही पड़ेगा। वो भी आपको कहते हैं भाई इस समय तो ठीक कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा अपना ध्यान रखो। अब ध्यान कैसे रखो तो फिर तो बात आप जाने या गुरुजी जाने। तो इसमें फिर तीसरे स्टेप में हम बाजू को कंधे के लेवल पे ऐसे फैला लेते हैं ऊपरी वक्ष को कंट्रोल करने के लिए, और हाथों को इस तरह से सीने के सामने लाते हैं। जो हमारे निपल्स हैं ना, है ना, चेस्ट के निपल्स, तो उनकी सीध में हमारी आगे की जो लंबी 2 उंगलियां हैं वो मिल जाती हैं। और फिर 3 काम एक साथ करने हैं, श्वास भरना, हाथों का फैलना और एड़ी का ऊंचा उठना। खूब गहरा सांस जितना आप भर सकें वो भरना है, क्योंकि पूरे लंग्स को जो है इस समय प्रभावित होना है। इसके ऐसी 3 सांसें शुरू करिए, 5 सांस तक, और फिर आप रेस्ट करेंगे, ऐसे बदन को ढीला छोड़ देंगे। तो ये 3 क्रियाएं हुई आपके वक्ष के लिए, जो आपके नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है, यानी रिब्स से लेकर के और कॉलर बोन तक का, इसको सारे को ठीक रखेगा। और इसमें जो अंदर अंग हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि कंसंट्रेशन उन हिस्सों पर जहां मैंने बताया, और ऑटोसेशन ये कि अब मुझे कोई बीमारी छूने वाली नहीं है, मैं इन अंगों को इतना मजबूत बना लूँगा कि जैसे जवानों का होता है। ठीक है। और उसके बाद जो अंतिम अभ्यास हम ले रहे हैं वो मैं ले आता हूँ पेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूँगा इस उम्र में कि आप तत्काल नौली क्रिया सीख लीजिए, या अग्निक्रिया अग्निसार सीख लीजिए, या बंध लगाना सीख लीजिए, और आपको ज़रूरत भी नहीं है उसकी फ़िलहाल। क्यों? क्योंकि वो तो षटकर्म की क्रियाएं हैं, जब ज़रूरत होगी तो कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको षटकर्म करना कोई ज़रूरी नहीं है, और इस उम्र में कोई नया इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो वर्तमान है उसको ही बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, क्योंकि आपने कपाल का अभ्यास ठीक से कर लिया, आपने कंठ का ठीक से कर लिया, आपने वक्ष का ठीक से कर लिया, अब आपके पास बचता है असली ये। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्वरोगा मलाश्रया, जो मल है वो जहाँ जहाँ रुकेगा वहीं पर बीमारियाँ हो जाएंगी। और जो अंगों का प्रतिदिन साफ न होना है, या विंड पास होती है, या छींक आती है, पसीना आता है, तो घबराना नहीं, उसको रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। अभ्यास के समय खांसी आई है, खांस लीजिए, छींक आती है, छींक लीजिए। अभी जैसे मैं लगातार बोल रहा था तो मुझे थोड़ा लगा कि धसका हो रहा है, तो मैंने खांस लिया, अब मैं ठीक हो गया। तो ऐसे ही धैर्यपूर्वक अभ्यास करें। अब इसमें क्या करना है, जो हमारा उदर का अभ्यास है उसको भी हमें श्वास के साथ ही कंट्रोल करना है, यानी श्वास की क्रिया, कंसंट्रेशन और ऑटो सजेशन। इसमें क्या है, मन को केंद्रित कर देंगे नाभि के ऊपर, और केवल ये काम करना है, एक क्रिया में बता रहा हूँ कि सांस छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। और जैसे जैसे सांस छूटता जाए तो ध्यान हमारा नाभि के ऊपर था, तो नाभि अंदर की ओर सिकुड़ती जाए, सिकुड़ती जाए, सिकुड़ती जाए। उसको अगर आप उड्डयन बंद लगाना जानते भी हैं तो उड्डयन नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि जो अंतः पुष्टि क्रिया है उसमें कोई बंद अलाउड नहीं है, कोई बंद का काम भी नहीं है। उसमें केवल कंसंट्रेशन और ऑटो सजेशन। मैंने कहा कि केवल सांस छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। तो जब आप सांस छोड़ते जाएंगे तो आपका पेट दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जिसको आप कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, कि आपको लगेगा कि अब इससे ज़्यादा अंदर पेट नहीं दबता है, तो बहुत सख्त हो गया है मेरा पेट। ठीक है। तो उसमें नाभि और उसके इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से आपका ऐसा हो जाए कि जगह स्तंभित, यानी वहीं का वहीं सब जाम हो जाए। तो इस स्थिति में आने के बाद फिर पेट को ढीला छोड़िए और आराम से खूब गहरा सांस भरिए। इसको एक्सपेंड हो जाना चाहिए। और फिर नॉर्मल सांस, यानी सांस का छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। अब आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं कि क्या उसको छोड़ने से पहले भरें। ये अक्सर कार्यक्रम के बाद में देखने के बाद लोगों की जिज्ञासाएं आती हैं।
तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि श्वास अगर होगा नहीं तो छोड़ोगे कहाँ से। तो श्वास आपके भीतर है, इसीलिए आप छोड़ रहे हैं। जितना है उसको छोड़ने से शुरू करिए। तो जब पूरा छूट जाएगा तो छूटते छूटते आपका जो है मणिपुर क्षेत्र है, ये मणि ही है। मणि बहुत कीमती होती है, तो और सूर्य से ये मणि आपकी जागृत होती है। तो इसको सिकुड़ने दीजिए, इसको स्क्वीज़ होने दीजिए। सिकुड़ना समझते हैं, स्क्वीजिंग। तो ये स्क्वीज़ होता चला जाए और ये पेट जो है वज्र की तरह कठोर हो जाए। कोई घूसा भी मारे तो इससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो इतना इसको दब जाने दीजिए, और सख्ती होने के बाद आपको लगे और सांस नहीं छोड़ पाऊंगा, तब इसको आप ढीला छोड़ दीजिए, नॉर्मल सांस ले लीजिए। तो ये जो रिलैक्सेशन है, ये इस हमारे इंटेस्टाइनल सिस्टम को, इंटेस्टाइनल सिस्टम क्या है कि जो भोजन आपने खाया है ग्रास नली से आमाशय में होकर के ड्यूडेनम को पार करके, फिर उसके बाद हमारे पेनक्रियास से, हमारे गॉल ब्लैडर से, हमारे स्प्लीन से, मतलब ये रस लेता हुआ जो है वो फटता चला जाता है, और उसके बाद वो पाचन की स्थिति में आता है। आंतें उसमें से रस सोखती हैं। तो ये जो ड्यूटी आंतों की है वो ठीक से करें, क्योंकि आंतें अगर मोटापे की वजह से, चर्बी की वजह से कमज़ोर हो गई हैं, लटक गई हैं, उनकी रस लेने की क्षमता कम हो गई है, उनके अंदर जो है मल का जमाव रहने लगा है, तो आप जो है मतलब अग्निमंदता के शिकार हो जाते हैं। अग्निमंदता, ये मंदाग्नि भी कहते हैं इसको, ये एक रोग है तो जिसमें हमारा पाचन कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अंतः पुष्टि क्रिया उदर क्षेत्र की करते हैं, इसमें भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन आप इतना करिए और फिर देखिए इसका प्रभाव, और फिर आगे की बात भी सीखेंगे। यानी सीधे खड़े हुए सांस को छोड़ते जाएं, ध्यान नाभि पर, ऑटो सजेशन लिए कि मैं अपने जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत बना रहा हूँ, मणिपुर चक्र को मजबूत बना रहा हूँ। सांस छूटता जाए, पेट दबता जाए, और जब लगे कि अब पेट इससे ज़्यादा और सख्त नहीं हो पाएगा, सांस भी पूरा छूट गया है, तब आप पेट को ढीला छोड़ दें, खूब सारा सांस भर जाने दें। फिर दोबारा से ऐसे ही करें। तो इस तरह से 3 से 5 सांस तक इसका अभ्यास करिए। उसके बाद फिर पैर खोल करके आराम करिए। तो ये जो आपकी अंतः पुष्टि क्रियाएं हैं, ये पूरे शरीर के इंटरनल सिस्टम्स को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रिजुविनेट करेंगी, यानी दोबारा से उनकी शक्ति को संपन्न करेंगी। और जो डिकेइंग प्रोसेस है, कमज़ोर होने का प्रोसेस है, और यह कहिए कि टिश्यूज़ की रिकवरी का प्रोसेस जो कमज़ोर हो गया है, वो आप दोबारा से रिगेन कर लेंगे। बस 60 साल का होना कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये सोचें कि प्लेटफॉर्म पर अब खड़े हैं और गाड़ी कभी आएगी चली जाएगी, वो तो हर एक की आ सकती है। तो इसे, और ये क्रियाएं मज़े की बात है कि आप करें, साथ में आप बच्चों को भी कराएं, उनको भी फ़ायदा होगा। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उन सब के लिए भी उपयोगी हैं।